Welcome back to the new episode of our podcast. When should someone seek neurological help? मुझे बताइए, is migraine treatable or it's manageable? आफ्टर डिलीवरी अगर बच्चा नहीं सो पाता है एक माँ को, तो उसको टाइम पे नींद नहीं होगी। सो व्हाट इज द अल्टरनेटिव जो हम यहाँ पे हमने देखा है कि अगर ब्लड प्रेशर एडिक्वेटली कंट्रोल ना somebody is hypertensive. भी मैं दवाई नहीं खाऊं तो दस दवा मैंने उसमें गैस उसको पीने से अशरा आती। आप कैसे डायग्नोज करते हैं कि whether this is the case of normal seizure या ये ड्रग इंड्यूस्ड सीजर है या ये विड्रॉल रिलेटेड सीजर? लिमिट देयर मोबाइल यूज, स्क्रीन टाइम कम करें। So again there comes the modern technology. हम छोटे थे, हमें कहते थे आओ जी घर में बैठो, बाहर क्यों हो? आज बच्चों से कहते हैं आप घर पे क्यों बैठे हो, बाहर निकलो, लेकिन वो जाते नहीं। Welcome back to the new episode of our podcast, where we explore health and wellness, where we dive deep into stories and expertise that matter in our life. Today, we understand how our brain works, how to keep it healthy, and how it impacts our daily life. Let us understand the complexities of brain health and neurological disorders. Stay tuned as we explore the world of neurology and discover insights that can change the way we care for our mind and body. So, today, with me, joining a distinguished neurologist, Dr. Irfan Wani, Assistant Professor, Department of Medicine, GMC Srinagar and Associated Hospitals. Dr. Wani, welcome to the social. थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने विजिट किया हमारे पॉडकास्ट पे। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप जनरल जो लेमैन है, जो लोग हैं, उनको बताइए एक कॉमन लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल, कि न्यूरोलॉजी है क्या, एंड इन केस इफ देयर इज समवन कि जिसको कोई डिजीज है या हेल्थ के रिलेटेड कोई इशू है, व्हेन शुड समवन सीक न्यूरोलॉजिकल हेल्प? तो जैसे आपने कहा इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट इज न्यूरोलॉजी एंड व्हेन वी नीड टू सीक एडवाइस। तो न्यूरोलॉजी में हम कहते हैं ब्रेन इज द मेन थिंग, लेकिन इन एडिशन टू ब्रेन इसमें स्पाइनल कॉर्ड आता है, इसमें नर्व्स आती हैं और इसमें मसल्स भी आती हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी आता है, यानी कि जहाँ पे नर्व्स और मसल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, कैसे कनेक्टेड होती हैं, तो उनमें भी कोई प्रॉब्लम हो, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द न्यूरो। So it's a mixture of so many things. जी, तो इसे सिस्टम, इसे नर्वस सिस्टम जिसे हम कहते हैं, जिसे हम डिवाइड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। लेकिन अगर हम सिंपली बोले तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, मसल्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो ये सारी इनकी कोई भी कंडीशन हो तो वो आती है अंडर न्यूरोलॉजी या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो फिर आपका दूसरा सवाल था कि कब न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई सिम्टम आता है विच इज रिलेटेड टू दीज ऑर्गन्स, जैसे किसी को हेडेक हो गया, तो एक तो आता है सिंपल हेडेक जो हर किसी को भी बीच में होता है। तो कभी क्या हो जाता है कि ये हेडेक डिफरेंट होता है, या किसी को अभी तक हेडेक नहीं हुआ जी, तो अचानक से उसको बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है जो उसने इससे पहले कभी नहीं महसूस किया होता, ऐसी पेन होती है। और जब इस हेडेक के साथ बाकी सिम्टम्स हो, जैसे फीवर, वॉमिटिंग, या कभी किसी को चोट आई हो उसके बाद हेडेक हो, तो हेडेक उस वक्त हमें चाहिए कि एक स्पेशलिस्ट को देती। अगर न्यूरोलॉजिस्ट नहीं अवेलेबल है तो जो अपने फिजिशियन है, आपके जनरल जो फैमिली डॉक्टर है, उससे मिले, वो देखेंगे कि क्या कितनी ज़रूरत है इमीडिएटली न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की। क्या उसी वक्त को जाना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास, या वो पहले खुद कुछ ट्रीटमेंट दें उसके बाद हो जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, से 7 8 9 ईयर ओल्ड बच्चा है, तो ही इज कंप्लेनिंग ऑफ अ हेडेक एक बार या दो बार, तो अगर उसने कंटिन्यूअसली कंप्लेन किया विद इन अ पैसेज ऑफ 1 मंथ या 2 मंथ्स, बार बार हेडेक होने के लिए, तो शुड दे कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट? डेफिनेटली, जब भी कोई, जैसे मैंने आपको कहा कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं,
तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी सिम्टम बार बार आ रहा है, देन इट इज एडवाइज कि वो डॉक्टर को देखे। तो अगर वो न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, दैट विल बी अ बेटर थिंग। अगर वहाँ भी वो अवेलेबल नहीं है, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं अभी यहाँ श्रीनगर में जहाँ पे हमें अभी न्यूरोलॉजिस्ट रेगुलरली अवेलेबल नहीं होते, तो वहाँ पे पीडियाट्रिशियंस अवेलेबल है। तो अगर बच्चों को ऐसा हो तो पहले वो पीडियाट्रिशियन के पास ले जाए, अगर न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है तो उसके पास भी ले जाए। पर जो ये सिम्टम बार बार आता हो तो वी शुड नॉट टेक इट लाइक नाउ, वी शुड नॉट टेक इट नहीं ये कुछ नहीं है, शायद जुकाम फंस गया है। आपको हमें लगता है स्पेशली हेडेक के बारे में हम कहते हैं ये साइनोसाइटिस, मानी तो जुकाम फंस गया है। या आमतौर पे आपने सुना होगा ये म्यादू गैस गैस तो एक्चुअली इट्स नॉट समथिंग कि म्यादू गैस टेस्ट हो। तो ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम भी इन्वॉल्व हो गया है, जब वो ब्रेन भी इन्वॉल्व हो गया, तो वहाँ पे यू हैव टू सीक ए प्रोफेशनल। डॉक्टर साहब आपने इन चीजों की बात की, देयर आर सर्टेन मिथ्स इन आवर सोसाइटी, लाइक आपने जो अभी शेयर किया कि व्यापक गैस एसिडिस गैस, तो आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके पास मतलब ऐसे रीजंस होते हैं, तो आप भी थोड़ा चौंक जाते हैं कि इसका न्यूरोलॉजी के साथ कोई लेना देना नहीं। जी, इसे मिथ्स मिसकंसेप्शन तो हर किसी में है जी। जैसे मैंने आपको अभी कहा, यहाँ पे आमतौर पे आप कहेंगे नर्स नर्स की ये हेडेक के बारे में अगर हम कहेंगे सिंपल, दूसरा में चाहे कोई कल होता है। तो at that time we try to explain the family or the patient or the attendant कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो जब एक बार हम उनको समझाते हैं कि एक्चुअली कंडीशन ऐसी है, तो वो समझते नहीं कि हाँ हमें तो एक्चुअली यही होता है, पहले ये फिर ये और फिर हेडेक होता है। जैसे आपने आमतौर पे सुना होगा माइग्रेन हेडेक जी। माइग्रेन हेडेक एक कॉमन हेडेक है, तो उसमें सिर दर्द के साथ साथ नौशिया भी होता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, और कभी कभी इवन विजन में भी उसको इफेक्ट कर सकता है, फ्लैशेस ऑफ लाइट देख सकते हैं, जिसके बाद हेडेक होता है। तो इट्स नॉट एट दैट टाइम रिलेटेड टू आई एम आर, सो इट इज पार्ट ऑफ हेडेक। कोई पेशेंट है, माइग्रेन तो है उसको, बट ही और शी इज कंप्लेनिंग कि आफ्टर माइग्रेन से आफ्टर ए डे और 2 days आफ्टर, इस वक्त मेरे सर में दर्द नहीं है, बट आई एम नॉट एबल टू वेक अप। मुझे, मैं जो ही उठता हूँ तो मुझे घूमता हुआ सब दिखता है, एंड मेरे कमरे में लाइट नहीं आनी चाहिए, एंड आई फील नॉशिया एंड वॉमिटिंग, बट एट द सेम टाइम मुझे सर में दर्द नहीं है। सो इज दैट रिलेटेड टू माइग्रेन और देयर इज समथिंग एल्स? देखिए, माइग्रेन डज नॉट मीन ओनली हेडेक। ओके, तो अगर आप जो क्लासिकल माइग्रेन लेते हैं, इसके स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस जो हम कहते हैं। एक होता है प्रोड्रोम, फिर आता है कॉर्नर, फिर हेडेक और फिर पोस्ट्रोम। मतलब कि हेडेक तो ठीक हो गया, लेकिन कुछ सिम्टम्स फिर भी रहते हैं, जिसमें सिर का भारीपन होना, थकावट होना, और जैसे आप कह रहे थे बीच बीच में चक्कर स्पिनिंग जैसे तो एक्चुअली ये पार्ट ऑफ माइग्रेन ही है, लेकिन हेडेक तो सडन हो गया, लेकिन कुछ सिम्टम्स हैं जो अभी भी रह रहे हैं। इसके बारे में जैसे आपने कहा, कुछ माइग्रेन के एक्चुअली अलग अलग टाइप्स होते हैं माइग्रेन। तो कुछ टाइप्स बच्चों में जो देखे गए हैं, जिससे हम कहते हैं इसमें रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होती है, तो बच्चों में बार बार पेन हो रहा है पेट में, बट दैट इज रिलेटेड टू देयर माइग्रेन है एक्चुअली। तो वहाँ पे उनको कभी सिर दर्द होता भी नहीं है, माइल्ड सिर दर्द होता है, लेकिन ज्यादा पेन में होती है। तो वो पहले तो ऑब्वियसली इवैल्यूएट करते हैं कि कोई रीजन ना हो जिससे पेट में दर्द हो। अगर सब कुछ रीजंस नहीं है, कोई रीजन नहीं बन रहा, दैट इट कहती है पार्ट ऑफ माइग्रेन। तो इसीलिए इट्स नॉट जस्ट हेडेक ओनली, तो इसमें कुछ सिम्टम्स सिर दर्द ठीक होने के बाद भी रह सकते हैं, और वो 2-3 दिन तक भी रह सकते हैं। मुझे बताइए, इज माइग्रेन ट्रीटेबल और इट्स मैनेजेबल? देखिए, एक होता है क्यूरेबल, एक होता है ट्रीटेबल। क्यूरेबल मीन्स आपने कुछ टाइम दवाई दी, इट्स हुआ, ठीक है। तो माइग्रेन का ऐसा है कि ये टोटली नहीं जाता जी, लेकिन कुछ चीजें देखी गई हैं। एक ये कि विद एज इसकी सीवियरिटी और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, स्पेशली उनमें जिनमें अर्ली एज से माइग्रेन हेडेक्स हो। दूसरा, जब इनमें हम
प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूअस ट्रीटमेंट देते हैं, तो उससे नंबर ऑफ हेडेक्स कम हो जाते हैं। तो अगर किसी को महीने में 10 बार होता था, तो दवाई खा के मे बी उसको 1 या 2 बार दो। पर टोटली जाए, इट्स नॉट इवन कि हर किसी को जाए। कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन काफ़ी लोगों में कुछ-कुछ एपिसोड्स होते रहते हैं, स्पेशली जब उनको भी रेस्पिरेटरी फैक्टर हो। क्योंकि हम माइग्रेन की बात ही कह रहे हैं, तो अगर वो खाना मिस करेंगे, अगर वो जो नॉर्मल रूटीन पे सोते हैं, वो नहीं सोएँगे या कोई स्पेसिफिक फूड खाएँगे जिससे उनको पता है कि हाँ, इससे माइग्रेन होता है, जैसे पनीर है, दूध है, चॉकलेट्स हैं, तो उससे उनको फिर हेडेक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई पेशेंट है जिसको माइग्रेन डायग्नोज हो गया, एनी फॉर्म ऑफ माइग्रेन, if he is having some comorbidity, for example उसको stress related कोई प्रॉब्लम है या डिप्रेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई भी साइकेट्रिक कंडीशन है, सो क्या उसका ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली चले? देखिए, जैसे मैं आपको कह रहा था, माइग्रेन में हम प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं। प्रोफिलैक्टिक मीन्स ऐसी दवाई जिससे नंबर ऑफ हेडेक्स कम हो जाए। तो उसमें बहुत सारी क्लासेस ऑफ ड्रग्स, मतलब अलग-अलग किस्म की दवाइयाँ हमारे पास हैं। तो कुछ दवाइयाँ हैं जो ड्यूअल इफेक्ट देती हैं, मतलब वो एंग्जायटी में भी इस्तेमाल की जाती हैं, डिप्रेशन में भी इस्तेमाल की जाती हैं और माइग्रेन में भी। एट दैट टाइम हम अपना ट्रीटमेंट ऐसे ले सकते हैं कि उनको दोनों चीजें एक ही दवाई से हो जाए। लेकिन अगर वैसा होता है, फाइन, नहीं होता है, देन ऑब्वियसली हमें डिप्रेशन एंग्जायटी ट्रीट करना है, क्योंकि उन चीजों से भी हेडेक्स ज्यादा होते हैं। सो ट्रीटमेंट इज डिजाइन्ड ऑन इंडिविजुअल बेसिस, बिल्कुल, किसको क्या इसको रिक्वायरमेंट क्या रिक्वायरमेंट है। एक और चीज डिस्कस करनी थी मुझे डॉक्टर साहब आपसे। फॉर एग्जांपल कोई प्रेग्नेंट वूमन है, मतलब हमारी बहन है कोई, शी इज प्रेग्नेंट, बिफोर प्रेगनेंसी या आफ्टर शी हैज डिलीवर्ड बेबी, उसको कभी कभी हेडेक्स रहता है, अब बार बार उसको हेडेक्स होता रहता है। इज दिस की शी हैज नाउ इरेक्टेड इन अ साइकिल ऑफ माइग्रेन, या फिर ये इसको जेनेटिक इनहेरिटेंस थी जो अब निकल के आई, व्हाट इज दैट? देखिए, जेनेटिक रोल ऑब्वियसली है। जो बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ पे जेनेटिक्स प्लेज है वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें माइग्रेन एक है। तो आप देखेंगे, अगर किसी को फैमिली में माइग्रेन है, तो काफी लोगों को माइग्रेन होता है। तो अब आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हम प्रेगनेंसी के बारे में। जी, तो प्रेगनेंसी में नॉर्मल से डिफरेंट हार्मोनल पैटर्न होता है, तो हार्मोनल चेंजेस आती है, और ये हार्मोनल चेंजेस से इफेक्ट पड़ता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस पे, नॉट ओनली माइग्रेन, बाकी कंडीशंस पे। तो उसी के कारण कभी क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ हेडेक्स बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें ऑब्वियसली इन कंडीशंस में हमें बाकी चीजें भी देखनी है, कोई और कंडीशन तो नहीं आ गई जिसकी वजह से हेडेक्स हो गए। लेकिन अगर कोई और कंडीशन नहीं है और हेडेक बराबर वैसे ही है जैसे उनको पहले हो रहे थे, वही हेडेक है, लेकिन नंबर बढ़ गया, मतलब नंबर ऑफ हेडेक्स डेज बढ़ गए या सीवियरिटी बढ़ गई, देन वी से कि हाँ, ये माइग्रेन ही है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ गया है, देन वी गिव ट्रीटमेंट ऑफ इट। तो अभी डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि जो प्रिवेंशन है इसके रिलेटेड, फॉर एग्जांपल माइग्रेन अगर किसी को रहता है, लेट्स से वुमन, तो उनको हम बोलते हैं कि आप जल्दी सो जाइए, टाइम पे खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए। आफ्टर डिलीवरी अगर बच्चा नहीं सो पाता है एक माँ को, तो उसको टाइम पे नींद नहीं होगी, सो व्हाट इज द अल्टरनेटिव जो हम उनको कहते हैं? देखिए, एक तो जैसे आपने कहा, हर किसी कंडीशन में ये लाइफस्टाइल चेंज। तो अगर वो रात भर नहीं सो पाते हैं बिकॉज दे हैव अटेंड देयर बेबीज, तो वी टेल देम कि अगर दिन में आपको कभी टाइम मिले, ट्राई टू स्लीप ड्यूरिंग डे। तो So जो they should replace this time. because sleep and getting adequate sleep is very important, not only for migraine, for other conditions. ये देखा गया है कि अगर एडुकेट स्लीप होगी तो उनमें मेमोरी भी अच्छी रहेगी। जी। तो उन कंडीशन में हम फीमेल से कहते हैं कि आप कोशिश करें कि दिन में सोएं या रेस्ट करें, और बाकी फैमिली मेम्बर्स से कहें कि थोड़ा सा वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले बेबी की, ताकि द मदर आल्सो गेट्स एडुकेट टाइम टू गेट रेस्ट। अब चूंकि हमने माइग्रेन के रिलेटेड बात की, एनी स्पेसिफिक फूड विच अ पेशेंट शुड अवॉइड, या फिर कोई लाइफस्टाइल चेंज?
खसूसन स्पेसिफिकली माइग्रेन माइग्रेन के लिए हम स्पेसिफिक ये कहते हैं पहली बार कि अपना खाना मिस ना करें, चाहे कम लें ज्यादा लें पर टेक इट योर यूजुअल टाइम। दूसरा, स्लीप एट योर यूजुअल टाइम, गेट एडुकेट स्लीप, क्योंकि हमने देखा है स्लीप डिप्रिवेशन से माइग्रेन हेडेक हो जाती है। और थर्ड थिंग जो आपने कहा, फूड, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फूड में देखा गया है मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं तो उनसे काफी बार माइग्रेन हेडेक प्रेसिपिटेट हो ट्रिगर हो ट्रिगर हो जाते हैं, जैसे चॉकलेट्स में होता है, चीज होता है, और ये कभी कभी वैरी होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हमने स्टडी की थी इसमें माइग्रेन रिलेटेड में, जी तो हमने देखा ना काफी लोग कह रहे हैं जी हम अगर टमाटर खाते हैं तो उससे हो जाता है, जी कुछ लोग कहते हैं अगर हम दाल खाते हैं स्पेसिफिक उससे उससे हो हो जाता है। तो तभी हम इन पेशेंट से कहते हैं कि आप खुद देखिए कि आप अगर आप डायरी मेंटेन करें, जिसे हम कहते हैं हेडेक डायरी, जी जिस जब भी सिर दर्द हो लिखे कब हुआ, कितना सीवियर हुआ, और उससे पहले क्या खाया था, क्या किया था, क्या एक्टिविटी की थी। तो जब आप डायरी मेंटेन करेंगे तो एट द एंड ऑफ ऐसे यू विल कम टू नो किन किन चीज हो चीजों रहा से है, सो टू गेट एन आइडिया कि व्हिच डाइट वी शुड अवॉइड, व्हिच डाइट वी शुड टेक। Is there any study or data available कि कितने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है इन, अगर हम कश्मीर पर्टिकुलर बात, देखिए कोई रीसेंट स्टडी या कोई डेटा? जो एक यहाँ पे ऐसी स्टडी हुई थी दैट वाज वे बैक इन 1980s, जो हमारे राजस्थान सर है श्री राजस्थान सर, तो उन्होंने की थी जिन्हें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, तो जहाँ पे उन्होंने देखा था कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं कॉमनली यहाँ पे, कौन सी कंडीशंस नहीं है। उसके बाद स्टडीज हुई है, लेकिन उस वैसी स्टडी फील्ड स्टडी नहीं हुई है। यहाँ पे स्टडी हुई है जैसे कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन या कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन में हेडेक कितना कॉमन, वो देखा गया है, या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में एपिलेप्सी हुई, वैसी स्टडीज हुई है। बट स्पेसिफिकली कौन सी कंडीशन ज्यादा है कौन सी कम है कोई स्टडी नहीं हुई है। बट विद आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस जो हमने देखा है, whenever we friends जो न्यूरोलॉजिस्ट हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ कंडीशन बहुत कॉमन भी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्ट्रोक्स बड़े कॉमन है, और स्ट्रोक्स में हेमरेजिक स्ट्रोक मींस कि ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई ब्रेन की, या ब्लड वेसल रप्चर हो गई, तो ब्लॉक हो गई तो उससे आगे की ओर खून नहीं जाता है तो ब्रेन डैमेज हो गया, दैट इज इन इस्केमिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक मतलब ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो गई, ब्लीडिंग हो गई, उसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं जाता है, ब्लड बाहर आ गया, उसने ब्रेन पे इफेक्ट किया, जैसे हेमरेजिक स्ट्रोक। तो वी हैव सीन कि हमारी स्टेट में हेमरेजिक स्ट्रोक इज मच कॉमन। सेम थिंग हैज बीन सीन इन जापान आल्सो, तो वहाँ पे हेमरेजिक स्ट्रोक कॉमन है, यहाँ हेमरेजिक स्ट्रोक कॉमन है। इस्केमिक स्ट्रोक एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया इज लिटिल बिट लेस, जब हम देखेंगे रेशियो बिटवीन हेमरेजिक स्ट्रोक एंड इस्केमिक। तो डॉक्टर साहब मतलब एज कॉमन पीपल हु आर मोर प्रोन टू गेट ब्रेन, जी यहाँ पे हमने देखा है कि अगर ब्लड प्रेशर एडुकेटली कंट्रोल ना, somebody is hypertensive, हाइपरटेंसिव है, यहाँ पे एक जो आप मिथ्स की अभी बात कर रहे थे मुझे याद आया, एक कॉमन मिथ आप देखेंगे कि जी मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मतलब हमने दवा की मैंने उस घास उस खमत करने से अशरा आती आप मैं जैसा था, यहाँ पे कौन है बेस बेस आवाज क्या है तो हम उनको कहते हैं अगर आप इस वक्त खाएंगे तो रियली बेनिफिशियल, क्योंकि आपका हार्ट बच जाएगा, आपका किडनी बच जाएगा, आपका ब्रेन बच जाएगा। तो अगर नहीं खाएंगे तो ये सब डैमेज वो नहीं होने हैं, और फिर आप कहेंगे कि मैं ब्लड प्रेशर दवाई खाऊंगा लेकिन उस वक्त ऑलरेडी डैमेज हो गया। तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज जो इसमें होता है। उसके अलावा अगर किसी को ब्लड थिनर्स चल रहे हैं तो दे आर प्रोन टू डेवलप हेमरेजिक स्ट्रोक। किसी को एवी मैलफॉर्मेशन है, मतलब ब्लड वेसल में ही कोई एब्नॉर्मैलिटी है जिसकी वजह से हो जाता है। ट्रॉमा हम देखते हैं आमतौर पे, हम देखते हैं कितना रैशली ड्राइव करते हैं, स्पेशली टू व्हीलर्स पे बच्चे ड्राइव करते हैं विदाउट यूजिंग हेलमेट्स, तो उनमें ट्रॉमा हो गया तो हेमरेज हो जाती है। दैट्स नॉट हेमरेजिक स्ट्रोक बट इंट्राक्रेनियल हेमरेज की वजह से हो गया। तो तभी हम वी ट्राई टू टेल देम कि यू शुड टेक योर एंटीहाइपरटेंसिव्स रेगुलरली और मॉनिटर करें। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि बुश तेरी ब्लड प्रेशर डेलस में बॉस, तो उनको हम कॉमनली कहते हैं अच्छा तो शायद पेशेंट
नहीं, Hassasiyeti temsilci değil ama. हाँ, so that is again कि ऐसा ऐसा कोई नहीं है कि आपको लगेगा हाँ जी मुझे ब्लड प्रेशर है तो मैं ब्लड प्रेशर की दवाई खाऊं. So if your doctor tells you कि you have to take medicine for blood pressure, you should take it regularly. हाँ, कोई इशू आता है, माने किसी को कोई दवाई टॉलरेट नहीं हो रही है या कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, तो वो वापस जा सकते हैं आपके डॉक्टर साहब के पास, बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो they can change the medication. तो डॉक्टर साहब आपने ये बात छेड़ी तो मेरे दिमाग में आ गया बिकॉज यू आर सीइंग द पेशेंट्स इन एंड आउट डेली. कोई बच्चा है ये घर से बाइक लेके निकल गया, अनफॉर्चुनेटली इसको एक्सीडेंट हो गया और इसको सार में लग गई. इसकी जो फैमिली है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है. कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपने देखी ऐसी फैमिलीज में जिनका एक ही बच्चा था और उसी को हुई प्रॉब्लम. एक्चुअली जब ये एक्सीडेंट या कभी किसी को हो जाए तो इट्स नॉट अ सिंगल दैट पर्सन हु गेट्स अफेक्टेड, वो तो अफेक्टेड होता होता ही है, है. बट इट्स अ होल फैमिली दैट गेट्स अफेक्टेड इमोशनली, फिजिकली, जी. इकोनॉमिकली. और फिर ट्रीटमेंट का खर्चा. ट्रीटमेंट का खर्चा, जी. अब ट्रीटमेंट का खर्चा चलो कर लेंगे, लेकिन फिर आउटकम कैसा होगा यू डोंट नो. और ब्रेन एक ऐसी चीज है कि अगर इसको एक बार चोट आ गई तो इट डज नॉट हील. तो लग गई, वहां पे जख्म रहता है, तो उस जख्म की वजह से दे कैन हैव लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स. तो मीन्स कि अगर उस वक्त उनको वीकनेस थी, वो वीकनेस ठीक भी होगी, लेकिन अगर ब्रेन पे जख्म रह गया जी. तो इट कैन गिव राइज टू सीजर्स लेटर ऑन इन देयर लाइफ. मतलब जिससे मिर्गी का दौरा था, जी. तो वो बाद में हो सकता है, मतलब उस वक्त तो ठीक हो गया, मगर डैमेज होके एट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर इंटरवल पीरियड, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन जो आपकी ओपीडी में आता है विद अ कंप्लेंट या उसको फैमिली या फ्रेंड्स साथ में है कि years to worse instead of chatter in a layman language. बट आप कैसे डायग्नोज करते हैं कि वेदर दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल सीजर या ये ड्रग इंड्यूस्ड सीजर है या ये विड्रॉल रिलेटेड सीजर है. देखिए, पहले हमें ये देखना है कि यह सच में सीजर है, जी. क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंशियल आते हैं, हम्म. सीजर है, सिंकोप है, क्या हुआ है. तो वो हमें पता चलता है पहले जब जिसको विटनेस होगा, जिसने देखा है क्या हुआ है. जी. सो जब वो बताते हैं हमें कि क्या हुआ उस वक्त, उससे हमें आइडिया मिलता है कि क्या ये सीजर है, किस कंडीशन में क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ उस वक्त. तो काफी बार अब क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि अगर फिर से कभी ऐसा हुआ एक वीडियो बना दें, तो रादर देन फिर एक्सप्लेन करें इसको ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, यू टेक ए वीडियो, हम देख लेंगे, वी गेट एन आइडिया कि क्या है. सो दैट्स बाय हिस्ट्री. फिर जब हम एग्जामिन करते हैं जी पेशेंट को, हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, देखते हैं कोई जिससे हमें क्लू मिलता है कि क्या ये सीजर हो सकता है कि नहीं हो सकता है. तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन हो गया जी. उसके बाद आती है इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन हमें हेल्प करती है टू रीच अ कंक्लूजन. एक इस बारे में भी क्या ये सीजर था, दूसरा ये क्यों हुआ. जैसे आपने कहा कि ड्रग इंड्यूस्ड सीजर, उसमें मेन आता है कि हिस्ट्री. क्या इसमें इसने कभी ऐसी कोई दवाई ली है, क्या इससे पहले कोई दवाई खाई थी, या अगर एग्जैक्टली उनको नहीं पता है लिया है कि नहीं, देन वी डू सम इन्वेस्टिगेशंस. किट्स अवेलेबल है, जैसे यूरिन टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, उससे हमें पता चलता है एग्जैक्टली कि उसने खाया है, नहीं खाया है, कौन सा कंपाउंड खाया है. पर विड्रॉल सीजर्स मीन्स कि हाँ आप ये पता था कि ये कोई ड्रग ले रहा था और या कोई मेडिसिन ले रहा था, जैसे कोई सीजर ऑलरेडी दवाई पे उसने स्टॉप कर दिया और फिर उसको फिर से रोका आ गई, तो उससे हमें आइडिया मिलता है कि हाँ ये दवाई ले रहा था, चाहे वो सीजर की हो या कोई ड्रग एडिक्ट हो, वो स्टॉप किया, देन हाँ दिस कैन बी अ विड्रॉल. And Dr. Sir, is there any chance, for example, you have put some patients on some medications, तो आपने फिर धीरे धीरे वो मेडिकेशंस टेपर करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, मतलब सीइंग द हिस्ट्री और फैमिली का जो वर्जन है कि ये जो है ठीक है बाकी चीज, इज देयर अ चांस कि उसको भी सीजन हो जाए फिर. देखिए, इट इज कि पहले हमें देखना है कि डू वी नीड टू टेपर द ड्रग, तो उसकी अपनी इंडिकेशन होती है. हम यूजुअली जैसे आपने सुना होगा 2-3 साल देखते हैं अगर कोई एपिसोड ना हो, अगर हमारे ब्रेन में कोई ऐसी एब्नॉर्मलिटी ना दिखा रहा हो जिससे ज़्यादा चांसेस है कि फिर से सीजर हो,
और हम टेस्ट करते हैं ईईजी। जैसे आपने सुना होगा हार्ट के लिए ईसीजी करते हैं, तो ब्रेन के लिए ईईजी करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि ब्रेन एक्टिविटी नॉर्मल है कि बीच बीच में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। तो अगर एग्जामिनेशन उसका हिस्ट्री एग्जामिनेशन में हमें पता चला कि 3 साल से कोई चक्कर नहीं आया, एग्जामिनेशन नॉर्मल है, ईजी किया वो भी नॉर्मल है, एमआरआई किया वो भी नॉर्मल है, तो हम कम कर देते हैं डोज। लेकिन 100% ये नहीं है कि ही कैन स्टिल गेट सीजर। स्पेशली जैसे मैंने कहा प्रिस्क्रिप्टिव फैक्टर, जैसे ट्रिगरिंग फैक्टर माइग्रेन के हैं, वैसे ही ट्रिगरिंग फैक्टर सीजर्स के लिए हो। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू एवरीवन कि जैसे डॉक्टर साहब ने रिकमेंड की है जो चीजें, तो उसमें कोई भी फेर फाट ना हो। इवन दवाई बंद हो जी। गई, जो प्रिकॉशंस बोले हैं वो तो भी करते रहना है। If there is anything, they have to again consult their doctor. Consult the doctor and he will advise them. एक और चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि इन ए लेमैन लैंग्वेज नाउ कोई इंसान है, उसको कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू साइकेट्री एंड न्यूरोलॉजी, माइंड और ब्रेन, क्या ये दो चीजें अलग हैं? एंड व्हेन शुड ए पर्सन कंसल्ट ए साइकेट्रिस्ट एंड व्हेन शुड ए पर्सन कंसल्ट ए न्यूरोलॉजिस्ट? देखिए, बोथ साइकेट्री एंड न्यूरोलॉजी जी। ये है रिलेटेड टू ब्रेन। तो न्यूरोलॉजी में आता है वेदर इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन की स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, जी। फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी है, जिसकी वजह से पेशेंट को वीकनेस है, जी। पेशेंट को फॉरगेटफुलनेस है, मतलब भूल जा रहा है वो, पेशेंट को जैसे हम कहते हैं सिर दर्द हो रहा है बार बार, पेशेंट को जैसे हमने भी बात की सीजर्स हो रहे हैं, पेशेंट को डिमेंशिया है, पेशेंट को पेन हो रही है बॉडी में एक साइड से, तो ये सारे आते हैं न्यूरोलॉजी। साइकेट्री स्पेसिफिकली जब बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है, जब मूड में प्रॉब्लम आती है, मतलब मूड डिसऑर्डर है, किसी को बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, पैनिक इश्यूज, पैनिक इश्यूज आ रहे हैं, उसको Trauma रेस्टलेसनेस related हो issues, जाती है या जी। एजिटेटेड हो जा रहे हैं, या कोई ऐसा है फैमिली में जो अचानक से ऐसी एक्टिविटी करता है कि सबको मारने लगता है या गुस्सा करने लगता है। तो जहाँ पे बिहेवियर, मूड, एटीट्यूड ये सब चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे पहले हमें साइकियाट्रिस्ट को जाना है। जहाँ पे हेडेक है, सीजर्स हो रहे हैं, फॉरगेटफुलनेस हो रहा है, एक साइड वीक हो रहा है, वहाँ पे पहले न्यूरोलॉजिस्ट को जाना है। फिर न्यूरोलॉजिस्ट देखेंगे क्या उनको साइकियाट्रिस्ट कोलीग की रेफर हेल्प करना है। ज़रूरत है, और साइकियाट्रिस्ट देखेंगे क्या इसको न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तब जाके वो इकट्ठे ट्रीट करते हैं। सीइंग द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, स्पेसिफिकली अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, तो कितना ये बढ़ रहा है एंड डू वी हैव द मैन पावर टू डील विद? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गुड नंबर ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट इन वैली, स्पेशली श्रीनगर में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जी। क्योंकि अभी पहले यहाँ पे डीएम कोर्स जिसे हम कहते हैं सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज नहीं होते थे, पर स्किम्स में भी और शीरीन बाग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दोनों जगहों पे अब न्यूरोलॉजी के सुपर होता है, स्पेशलिटी हाँ। कोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गुड नंबर ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट हियर। तो पेशेंट्स बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स नहीं है, पेशेंट्स बहुत सारे हैं। अब ये है कि कहीं-कहीं दूर-दराज इलाकों में अभी न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, तो वहाँ पे वो जाते हैं अपने डॉक्टर्स के पास, जो फिर उनको रेफर करते हैं स्किम्स में, एसएमएचएस में, शीरीन बाग में, जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है। सुपर स्पेशलिटी श्रीन बाग जो कि एसएमएचएस का है, वहाँ पे देखते हैं। आपकी ओपीडी रोज होती है वहाँ पे? नहीं, मेरा ओपीडी एसएमएचएस में होता है। ओके। अभी एक कभी-कभी हमारा चेंज होता रहता है, बट जी। एज़ ऑफ नाउ वेडनेसडे को जी। रूम नंबर 30 में जी। एसएमएचएस में मेरा ओपीडी। अदरवाइज न्यूरोलॉजी की ओपीडी एवरी डे इज देयर? ऑलमोस्ट हर दिन जी। न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है, एसएमएचएस में भी और शीरीन बाग में। दोनों सुपर स्पेशलिटी जी, हॉस्पिटल में भी और और एसएमएचएस में भी। एंड एक दिन में कितने पेशेंट्स आते हैं न्यूरोलॉजी ओपीडी में? मैं अपनी अपार्ट फ्रॉम क्लास फॉलो-अप्स जो जी, मैं जी। नए केसेस कह रहा हूँ। देखिए, जो अगर मैं अपनी बात करूँ, जी। ऑन रेगुलर बेसिस जो मैं ओपीडी देखता हूँ,
एक्चुअली दिस नॉट अ गुड थिंग। पहले मैं आपको बता दूं जी कि अगर मैं आपसे कहूँ आई एम सीइंग 100 पेशेंट्स, जी तो आपको लगे वो 100 पेशेंट्स, बट इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर ए न्यूरोलॉजिस्ट टू सी सो मेनी पेशेंट्स। जी क्योंकि हमें कभी एक पेशेंट को एसेस करने में आधा घंटा भी लग सकता है, ओके पर टाइम जी लिमिटेशन की जी वजह से हम हम्म, कभी-कभी उतना टाइम उनको ओपीडी नहीं में दे नहीं पाते दे पाते, तो तब जाके हम क्या करते हैं, उन पेशेंट्स को हम एडमिट कर देते हैं, दैट ताकि इज ओनली बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस रिसो जी, जी क्योंकि तो वहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें न्यूरोलॉजिस्ट हर दिन वहाँ अवेलेबल होते हैं, जी 5 दिन अवेलेबल होते हैं, 6 1 दिन नहीं होता है हम्म, एसएमएचएस में। जी शीरीन बाग में भी डेली ओपीडी होता है। तो हम अब और अगर हम एवरेज में बात करें, नए पेशेंट्स वी सी अराउंड 40 टू 50 पर डे, हम्म, जो न्यूरोलॉजी रिलेटेड जी वहाँ पे आते हैं। फ़ॉलो-अप इसके एक्स्ट्रा जैसे फ़ॉलो-अप की बात ना करें, बट 40 टू 50 न्यू पेशेंट्स आते ही आते हैं हमें इन आवर ओपीडी। सो एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर पेरेंट्स अगर हमें बच्चों में न्यूरोलॉजिकल हेल्थ या ब्रेन हेल्थ इंप्रूव करना है जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कहूँगा, वो ये है कि लिमिट देयर मोबाइल यूज़, स्क्रीन टाइम कम करें। सो इनफैक्ट अगेन देयर कम्स द मॉडर्न जी, टेक्नोलॉजी जी। जी अभी पहले अगर आप काफ़ी बार आपने देखा होगा, हमें जब हम छोटे थे, तो हमें जी कहते थे, "आओ जी घर में बैठो, बाहर हाँ क्यों घूम रहे हो?" आज बच्चों से कहते हैं, "आप घर पे क्यों बैठे हो? आप बाहर बाहर जाओ।" निकलो लेकिन वो वो जाते ही जाते नहीं नहीं है हैं, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी उनको फ्री टाइम मिलता है, तो वो ये मोबाइल यूज़ करते हैं, जिसके काफ़ी सारे इल इफ़ेक्ट्स हैं। हमें मतलब बच्चे आते हैं, हमें जी नेक पेन है, जो हमने हमारे बचपन में तो कहते थे बच्चों को कौन-सी नेक पेन होगी। हम्म, अब जब हम देखते हैं, वी सी अ लॉट नंबर ऑफ बच्चे चिल्ड्रन हू कम विद नेक पेन। तो एंड द रीजन वाज स्क्रीन एंड रीज़न इज़ स्क्रीन टाइम, क्योंकि और कोई डिफरेंट को तो ये करते नहीं हैं। तो उसके अब ऊपर से जहाँ पे आप देखा होगा कि यहाँ पे इनको जब ये आते हैं, क्या कहते हैं, स्कूल से बट कुछ दैट इज नॉट गुड इंफॉर्मेशन रादर क्योंकि बच्चों में अगर ऐसा हो जाए जी, तो तो दिस इज नॉट जी, दिस तभी मैं गुड थिंग कहता हूँ कि ट्राई टू लिमिट देयर स्क्रीन टाइम एज़ मच एज़ पॉसिबल। उनसे बोलें कि थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटी करें, स्पोर्ट्स की ओर जाएँ, चाहे वो वॉकिंग है, जी रनिंग है, स्विमिंग है, जी गेम्स खेलें, जी चाहे इंडोर, आउटडोर गेम्स खेलें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड थिंग, हेल्थ के लिए देयर फूड हैबिट्स। जी तो आजकल क्योंकि यहाँ पे तो पहले ये पिज़्ज़ा, बर्गर्स ये तो उतना कॉमन नहीं था। नाउ यू फाइंड इट एट एवरी कॉर्नर, यू विल फाइंड पिज़्ज़ा वाला है, वहाँ पे बर्गर मिलता है, हर कोई चीज़ मिलती है। तो फूड हैबिट्स उनकी अच्छी रखें, स्लीप हैबिट्स अच्छी रखें, स्क्रीन टाइम उनका लिमिट करें और उनको थोड़ा-सा ये कहें कि नहीं आप जाओ, थोड़ा-सा फिज़िकल सो इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं इंस्टेड ऑफ डिजिटल एक्टिविटीज या बिल्कुल, स्पोर्ट्स से बिल्कुल, तो बिल्कुल। एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन डॉक्टर साहब या एडवाइस स्कूल्स के लिए फॉर एग्जांपल वहाँ सुबह असेंबली प्रेयर टाइम होता है धूप काफी ज्यादा होती है अब कुछ स्कूल्स इंडोर भी करते हैं लेकिन कुछ स्कूल्स अभी आउटडोर भी करते हैं एनी स्पेसिफिक कोई एडवाइस उनके लिए क्योंकि कभी-कभी क्या होता है किसी बच्चे को चक्कर आ गया या कोई बच्चा वीक है गिर गया ऐसा कुछ कर सकते हैं वो लोग कि जी, जिससे बच्चों का हेल्थ इंप्रूव जी। हो एक ये कि वो जो असेंबलीज़ करते हैं, जी कीप इट टू अ मिनिमम टाइम, जितना हमें रखा है जी टाइम, जी वो रखें उसके लिए। दूसरा ये कि जहाँ पे धूप हो हम्म, या अगर इंडोर्स करते हैं, वहाँ पे एडुकेट वेंटिलेशन हो। जी अगर किसी स्टूडेंट को उन्होंने देखा है कि वो धूप में या ज़्यादा देर खड़े ना सह रह नहीं पाते पाता है हैं, या सह तो नहीं पाती उनके है लिए कुछ वहाँ पे ऑप्शन रखें कि आफ्टर सम टाइम वो साइड बीच में में रख बैठ दे सकते हैं, या कुछ बैठ जी सकें वहाँ पे। हम्म, वहाँ पे अब क्योंकि हर स्कूल में ये फैसिलिटीज़ हैं हाइड्रेशन के लिए, जी पानी-वानी वहाँ पे अच्छे जी से रखें और ये कि शेड में करें, जो हम्म, एक्चुअली ये सब कुछ उनको पता है, गवर्नमेंट से ऑलरेडी जी एडवाइज़रीज़ आई हैं, हाँ बट ओनली थिंग इज़ कि एडवाइज़रीज़ फॉलो किया करें वो। उनको एग्जीक्यूट करना है जी, इम्प्लीमेंट करना है इम्प्लीमेंट दैट वुड बी करें। बेटर बिल्कुल, बिल्कुल, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच इट वाज मोर देन एन इंफॉर्मेशन कोई स्पेसिफिक चीज जो आप लोगों से ऑडियंस से कहना चाहते हो टू मेंटेन देयर ब्रेन जस्ट टेक केयर ऑफ व्हाट यू ईट एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो पहले ही आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ, बट सीक मेडिकल एडवाइस ताकि यू डोंट मिस एनीथिंग। थैंक यू डॉक्टर साहब सो नाइस A huge thanks to Dr. Irfan for sharing such valuable insights.
Remember one thing which I learned from this podcast, that our brain is the most precious organ. We should pay attention to the warning signs. If you like our podcast, hit that share and subscribe button so that it reaches to those really in distress. Until then, stay mindful. Allah Hafiz.